नमस्कार सभी को। तो आज का जो विषय मैंने चुना है चर्चा के तहत डिस्कस करने के लिए वो है एजुकेशन, कि कैसे मौजूदा समय में एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो रहा है। बेड़ा गर्क मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि कैसे जो शिक्षा जिस संतुलन में चलनी चाहिए उस संतुलन में नहीं चल पा रही है। तो सिस्टम में रहते हुए मैंने जिन चीज़ों को महसूस किया है वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। हो क्या रहा है, चीज़ें बहुत ही आसान हैं, लेकिन क्या है कि उनको बहुत मुश्किल बना दिया जा रहा है। बहुत हैवी हैवी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके चीज़ों को ऐसा मुश्किल बना दिया गया है कि आप पूछिए ही मत। ठीक है, कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जो शायद टीचर्स को भी ना पता हों। तो नए नए इनिशिएटिव हैं तो उन पे कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि निपुण भारत चल रहा है, दीक्षा है, FLN है। तो निपुण भारत का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनको एक्रोनिम्स बोला जाता है। एक्रोनिम्स, अब मौजूदा तंत्र जो है वो एक्रोनिम्स में बहुत एक्सपर्ट है। हर दिन नए नए एक्रोनिम्स आते रहते हैं। ठीक है, एक्रोनिम होता क्या है कि कुछ लेटर्स को मिला के एक शब्द बना दिया जाता है और उसका कुछ मतलब होता है हमारी भाषा में। और होता क्या है कि उस लेटर का हर एक उस वर्ड का हर एक लेटर जो होता है उसका भी अपना एक मीनिंग होता है जो डेडिकेट करता है उस वर्ड को। जैसे कि निपुण है, निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फिर FLN है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। या फिर हमारा बैंकिंग सेक्टर का एक एक्रोनिम है भीम, BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी। या फिर उड़ान एक एक्रोनिम पीछे फेमस हुआ था जिसका मतलब था उड़े देश का आम नागरिक, तो उससे क्या बन गया? उड़ान। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, बुद्धिमत्ता से ये एक्रोनिम बनाए जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और समस्या क्या आ रही है कि रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आ पा रहा है। ये चीज़ें बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी हैं, लेकिन चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। बहुत बहुत चीज़ें आपस में उलझ गई हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है, कुछ एक संस्थाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। जैसे कि NCERT है, NCERT से मैं बहुत प्रभावित हूँ। NCERT एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हाई लेवल का रिसर्च होता है, बच्चों के लिए किताबें बनाई जाती हैं, बहुत कुछ वहाँ पे हो रहा है और बहुत ही हाई लेवल के रिसर्चर वहाँ पे बैठे हैं जो कि पूरी मैथोडोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं, सभी टेक्निक्स पे ध्यान देते हैं। और वो हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि शिक्षा को कैसे हम आम जिंदगी से जोड़ दें, क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा आम जिंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जुड़ेगी तब तक फ़ायदा नहीं होगा। या फिर KV का अपना एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम टीचर्स को। जैसे कि जीट है, वहाँ पे भी बहुत हाईली स्किल्ड लोग हैं जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके रिसर्चेज हैं वो बहुत ही प्रोफिशिएंट हैं अपने काम में। तो जो चीज़ें अच्छी हैं वे अच्छी हैं, लेकिन जहाँ पे फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, फेलियर का सामना क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है कि चीज़ें जानबूझ के हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ एक लापरवाही है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है या लापरवाही से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बात करते हैं कि इनका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तो इनका नहीं दिखने में आ रहा है। जितने भी नए नए इनिशिएटिव डेली आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ ये जो इनिशिएटिव्स आते हैं तो इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए 100% तो रिजल्ट नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हर इंसान का पेस अलग है, हर टीचर का पेस अलग है, सीखने वाले का पेस अलग है। अब कई बार क्या रहता है कि कुछ बच्चों में समस्याएं भी हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को डिस्ग्राफिया है या डिसलेक्सिया है। मैं खुद ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको मैंने फिंगर्स के साथ कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ, लेकिन वे भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को तो हमें छोड़ के चलना पड़ेगा। 100% रिजल्ट की आप कामना मत कीजिए, नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कि फिर भी एक मिनिमम लेवल जो है वो हमारे बच्चों को आना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि शिक्षा और शिक्षण जो है ये ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। ना तो ज़बरदस्ती किसी से पढ़वाया जा सकता है, ना ही ज़बरदस्ती किसी को पढ़ाया जा सकता है। एक माहौल तैयार किया जा सकता है, एक सकारात्मक, एक खुशनुमा, एक मस्ती का बहुत प्यारा माहौल तैयार किया जा सकता है, जिसमें एक शिक्षक अच्छे से सिखाए और बच्चे अच्छे से सीखें अपने पेस के अनुसार। तो यहाँ तो ये रही बात रिजल्ट की। ठीक है, कि शिक्षण ज़बरदस्ती नहीं है, माहौल है। ठीक है, अब चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक मुद्दे पर एक एक चीज़ की
जो सतह है या उसकी परत है उसको उखाड़ के समझने की कोशिश करेंगे कम समय में कि कैसे चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। कारण क्या है कि सब कुछ एक साथ लाद दिया गया है। होता क्या है कि टीचर को ये इनिशिएटिव दिया गया, भाई आप इस पे काम कीजिए, ठीक है, कि कोई नई चीज़ आई, ये तारा ऐप आई, या ये आपका निपुण आ गया, या फिर आपका FLN आ गया, चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे टीचर ने इस पे काम करना शुरू किया, ये पूरा नहीं हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, और इसको बोला गया कि अब आप इसको प्रायोरिटी दीजिए। वो उसने इस पे काम करना शुरू किया, वो छूट गया, तभी तक ये पूरा नहीं हो पाया, तीसरा इनिशिएटिव आ गया या तीसरा प्रोजेक्ट आ गया कि अब आप इस पे काम कीजिए। वो इस पे काम करना शुरू किया, चौथा, तो एक साथ उसके सर के ऊपर इतना वजन हो गया और उसकी ऊर्जा का बेड़ा गर्क, उसकी ऊर्जा का बहुत बुरा हाल हो गया शिक्षक की। अब हो क्या रहा है, जो चीज़ें बहुत आसान थी अब वो आसान नहीं रही, और इसके ऊपर इतना डेटा और इतना टाइम जाता है कि आपको दुनिया भर के रिकॉर्ड बनाने हैं, आपको दुनिया भर का एक्सेल शीट, गूगल शीट, ये फिल वो फिल, इतना डेटा। शिक्षक की जो 100% ऊर्जा बच्चे पर लगनी चाहिए थी, अब वो 10% से भी कम बच्चे पे लग रही है और 90% रिकॉर्ड पे लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्ड ज़रूरी नहीं है, मैं भी काम करता हूँ, मेरे पास भी लगभग हर चीज़ के रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे से मेंटेन है, ठीक है, मुझसे अगर बोला जाए रिकॉर्ड्स में दिखा सकता हूँ। लेकिन रिकॉर्ड सेकेंडरी है, जब आप काम करेंगे रिकॉर्ड अपने आप बनेगा। लेकिन सिस्टम में क्या है कि ज़्यादा जोर रिकॉर्ड पे है, ठीक है। कोई भी आता है पूछता है आपने क्या कराया, हमने ये कराया, रिकॉर्ड दिखाओ। कोई भी आता है आपने क्या कराया, हमने ये कराया, रिकॉर्ड दिखाओ। रिकॉर्ड सिर्फ कागज़ पे है, ठीक है। बच्चे के पास आप जाके देखेंगे ज़मीन आसमान का आपको रिकॉर्ड में और बच्चों में फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपको ये जानना है कि टीचर ने क्या कराया है, आप उसकी क्लास में जाओ, एक एक बच्चे से बात करो, उसका रीडिंग का न्यूमरेसी को आप परख लीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है, एक कहावत है। तो जब हाथ में कंगन है तो उसको शीशे में देखने की क्या ज़रूरत है, जब बच्चा सामने है तो रिकॉर्ड की क्या ज़रूरत है। खैर, तो जैसा कि मैंने बोला कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश की जा रही है, तो एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जब इंसान की ऊर्जा बढ़ जाती है, जैसे कि एक कील है, एक कील के ऊपर अगर आप बैठ जाएं तो वो घुस जाएगी हमारे अंदर। ये हमने साइंस के एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। एक चेयर के ऊपर अगर कील लगा दी जाए, उसके ऊपर कोई बैठे तो वो कील आपको हर्ट करेगी, तो डेफिनेटली अपनी बॉडी के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ढेर सारी थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर ढेर सारी कील बिछा दी जाए, हम देखते हैं ना साइंस म्यूजियम के अंदर बच्चे जाते हैं तो एक एक चेयर ऐसी होती है जिसके जो कीलों का सिंहासन है, उसके ऊपर अगर आप बैठ जाएं आराम से बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वजन उन हजारों कीलों के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। अब उन कीलों का असर नहीं होगा, वो कीलों का सिंहासन आपके लिए फूलों का सिंहासन बन गया। तो अगर आप एक शिक्षक की ऊर्जा को बांट देंगे, अगर एक शिक्षक की ऊर्जा को बांट देंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बहुत कुछ के चक्कर में सब कुछ छूट जाएगा। जैसे कील होती है, कील आगे से नुकीली होती है, वो दीवार के अंदर क्यों ठुकती है? क्योंकि वो आगे से पैनी होती है और जितनी भी ऊर्जा उसके पीछे हैमर से लगाई जा रही है वो सारी के सारे एक जगह केंद्रित होके, एक छोटी सी जगह जितनी पैनी कील होगी केंद्रित होके, जो उसका सरफेस एरिया इतना कम हो गया कि पीछे से जितनी भी ऊर्जा आ रही है वो एक जगह केंद्रित हो गई है और वो इतनी प्रभावशाली हो गई है कि वो दीवार के अंदर चली जाती है। अब इसी कील को अगर उल्टा करके ठोका जाए तो नहीं ठुकेगी। क्यों नहीं ठुकेगी? उसके पीछे साइंस है कि उसका पीछे का जो हिस्सा है जिसको हेड बोलते हैं वो फैला हुआ है, जब ठोका जाएगा उसकी ऊर्जा फैल गई है, सरफेस एरिया बढ़ गया है, ठीक है। अब वो दीवार के अंदर नहीं जा सकती, आप कितनी ही कोशिश कर लें। वही कोशिश हमारी एजुकेशन में हो रही है, ठोका जा रहा है, ठोका जा रहा है, ठोका जा रहा है, लेकिन कील अंदर नहीं जा रही है। इसी चीज़ को एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं। सूरज की रोशनी आ रही है, आपने देखा होगा, ठीक है, कि कन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या किया जाता है, सूरज की पूरी इतनी जगह के ऊर्जा को या इतनी जगह की ऊर्जा को एक जगह संकेंद्रित कर दिया जाता है, सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। और नीचे बचपन में हमने खेला है ना, कागज़ में आग लगा देते हैं हम, ठीक है, कागज़ में आग लगा देते हैं, घास में आग लगा देते हैं। तो क्या है, सूरज की पूरी ऊर्जा को संकेंद्रित कर दिया गया एक जगह और वो आग लग गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में हम
हम कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ऊर्जा ऐसे आ रही है और उसको ऐसे फैला रहा है। तो हो सकता है सीधी ऊर्जा आने से ही अगर गर्मी तेज हो तो आग लग जाए, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे फैला दिया गया। तो ऐसे ही शिक्षक की ऊर्जा को, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन में, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स में ऐसे फैला दिया गया है कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो एक के बाद एक दूसरा काम। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है, आप टीचर से पूछ लीजिए। हमारे मोस्टली टीचर्स को निपुण की फुल फॉर्म नहीं पता है, एफएलएन की फुल फॉर्म नहीं पता है, ठीक है, कितनी चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि उनका क्या लॉजिक है क्या नहीं है, ठीक है। जबकि निपुण क्या कह रहा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको समझे, उसको पहली बात पढ़ना आए, लिखना आए, जो वो पढ़ रहा है उसको पता रहे कि वो क्या पढ़ रहा है, उसके अर्थ के साथ समझ में आए, जो वो लिख रहा है वो उसको समझ में आए, नंबर्स को उसको समझ में आए, और नंबर्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं। ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन इनको इतना फैंसी बना दिया गया है कि आप ये लगाइए कि क्या कहते हैं उसको, राई का पहाड़ बना दिया गया है, ठीक है। अभी इस पे आगे और बात करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। धीरे धीरे जब हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ऊर्जा की हमने बात की कि कैसे शिक्षक की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब समस्या क्या है कि हमारे जो ऑफिसर लोग हैं, हाँ, उनमें भी उतने गट्स नहीं हैं कि जब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो उनको आगे पहुंचाया जाए। लेकिन समस्या वही है कि जैसा एक तंत्र रहता है कि ठीक है, हमें आगे से मिला है, जैसा कह रहे हैं वैसा करना है, क्योंकि लोगों को इनसिक्योरिटी है जॉब को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो क्यों नहीं हम आवाज़ उठाते हैं, या चर्चाओं के अंदर हमें उठानी चाहिए, आवाज़ें उठानी चाहिए, मैं तो उठाता हूँ। तो अब हो क्या रहा है देखिए, जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ उसका एक आधार मैं देना चाहता हूँ। पुराने समय में अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो हमने देखा होगा कि प्राइमरी से बाहर आते आते लगभग हर बच्चे को हिंदी पढ़ना आता था, लैंग्वेज पढ़ना आता था, ठीक है। आज की डेट में अब कई लोग मानेंगे कि इतनी बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, आप उनकी आलोचना कर रहे हो, ये तो गलत है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। आप रिज़ल्ट देख लीजिए कि आज की डेट में इन सब चीज़ों के बावजूद भी, क्लास 9 और 10 में आपको बहुत से बच्चे मिल जाएंगे जिनको ना हिंदी पढ़ने आती है ना इंग्लिश पढ़ने आती है। उसका रीज़न यही है कि शिक्षक की ऊर्जा को उलझा दिया गया है इन सब चीज़ों में, और बच्चे से उसका ध्यान भटक गया है, ठीक है। बहुत डिस्टर्बेंस होती है, हम तो बच्चों पे ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत होती है इन सब चीज़ों को लेके। चीज़ों को आसान बनाया जाए, कैसे बनाया जाए ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या है कि जब बहुत ज़्यादा सिद्धांत हमारे दिमाग पे छा जाते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों से हम एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है, और सिद्धांत बोझ बन जाते हैं, तो उन्हीं सिद्धांतों के तले हम दब के मर जाते हैं और हमारा दम घुटता है। इसलिए जीवन प्रैक्टिकल होना चाहिए, सैद्धांतिक जीवन जो है वो एक बोझ बन जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, और ये आवाज़ उठनी चाहिए। जो समस्या नीचे के लोगों को है वो आगे पहुँचाएं, वो और आगे पहुँचाएं, और वो और आगे पहुँचाएं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। अब सब मुझसे कहेंगे कि आप इतना बोल रहे हो, आपने क्या किया। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताया इतनी मुश्किल हैं, ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये आसान है, ठीक है। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने क्लास 1 से जिस क्लास को लिया, जो कि मेरी क्लास है, जिसको मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, क्लास 1 में जब मेरे पास बच्चे आए थे उस समय किसी भी बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आता था। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ उस क्लास में। किसी को भी हिंदी पढ़ना नहीं आता था। क्लास 1 जाते जाते जब बच्चे 2 में आए, 12 से 15 बच्चे ऐसे थे जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता था। मैंने क्या किया, मैंने शुरू से क्या किया, मैं क्या करता हूँ कि जो भी पाठ शुरू होता है सबसे पहले उसका रीडिंग टेस्ट होता है बच्चों का। हर बच्चे से 2-2 लाइन पढ़वा के देख ली जाती है, ठीक है। उससे भी पहले उस पाठ का एक वाचन होता है। मैं पढ़ता हूँ, बच्चे मेरे पीछे पीछे फिंगर रख के पढ़ते हैं, मैं घूमता रहता हूँ, एक एक बच्चे को देखता रहता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कितना आसान है, और यही पहले भी होता था।
हमारे मम्मी पापा ने, हमारे टीचर्स ने, ख़ासतौर से मम्मी पापा ने, उन्होंने ऐसे ही फिंगर रख के हमें पढ़ना सिखाया है। मैं घूमता रहता हूँ, वे पढ़ते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, वे पढ़ते रहते हैं, फिर भी अपने आप से पढ़ते हैं। फिर एक दिन उनका उसी लेसन का सिलेबस पीछे छूटता हो छूटे, ठीक है, लेकिन जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। फिर उसके बाद एक रीडिंग टेस्ट होता है, फिंगर रख के एक एक बच्चे से 2-2 लाइन पढ़वाई जाती है। अब उसमें जो बच्चे पढ़ लेते हैं, बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है कि इसे रीडिंग टेस्ट होगा, तो घर पे माँ बाप जो हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। अब उसमें क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बच्चे घर से पढ़ के आते हैं और ज़्यादातर बच्चे पढ़ लेते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनका एक रिपोर्ट बना के पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है कि ये बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं, इन पे ध्यान दिया जाए। ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक डिक्टेशन टेस्ट होता है ताकि बच्चा अच्छे से लिख पाए, समझ पाए, मीनिंग के साथ लिख पाए, अच्छी शुद्ध वर्तनी में लिख पाए। उसके बाद हम पाठ को आगे ले जाते हैं और हर पाठ के साथ ऐसा ही होता है। अभी क्लास 3 में आते आते मेरे पास 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी पढ़ना नहीं आया है। यहाँ मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और कुछ एक बच्चों को, जैसा मैंने कि बोला, कुछ एक बच्चों की समस्या है कि वो, किसी को डिसलेक्सिया मान लीजिए, किसी को डिस्ग्राफिया मान लीजिए, उस तरह की साइकोलॉजिकल समस्या है। तो 100% रिजल्ट की उम्मीद मैं पहले ही कह रहा हूँ कि क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर इंसान अलग है, ठीक है। और उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम किसी के ऊपर एजुकेशन को नहीं थोप सकते, ना शिक्षक के ऊपर ना बच्चे को। जितना उससे हजम होगा उतना वो करेगा। तो अब मैंने एक छोटा सा, आप ये मान लीजिए, एक खेल में एक चीज़ शुरू की है। मैंने पीयर लर्निंग शुरू किया है। मेरी क्लास में जो अच्छा बच्चे पढ़ पाते हैं, यहाँ सिद्धांतों के साथ मैं देखिए प्रैक्टिकल बात भी कर रहा हूँ, जो बच्चे अच्छा पढ़ पाते हैं मैंने उनकी जिम्मेवारी दी है कि आप इनके मास्टर शिक्षक बन जाओगे, मास्टर टीचर बनोगे और इनको इतने दिन के टाइम में आप पढ़ना सिखाओगे। अब वो खेल में जो बच्चा सीखने वाला है वो भी खुश है कि मेरा दोस्त मुझे सिखाएगा, और दूसरा बच्चा भी खुश है कि हाँ ठीक है, मुझे को टीचर बनने का मौका मिल गया, मैं अपने दोस्त को सिखाऊंगा। तो अभी मेरे ख्याल से इसका भी क्या रिजल्ट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, और जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। ऑलमोस्ट 100%, ठीक है, बहुत छोटी ही क्लास में बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे। तो ये चीज़ें इतनी आसान हैं, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े एक्रोनिम्स बनाने की ज़रूरत नहीं। जब धरातल पर कुछ आ ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा उस चकाचौंध का, ठीक है, क्या फ़ायदा इतना बड़ा आयोजन करने का, ठीक है, जब ज़मीन पे धरातल पर कुछ है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया ये मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है कि रिकॉर्ड की प्रायोरिटी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो जो भी मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ या जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, उनके वीडियोज़ के, ऑडियोज़ के, रिटर्न के, ठीक है, कितने ही रिकॉर्ड आप मेरे से मांगते जाएँ, लेकिन वो सेकेंडरी है, वो अपने आप बन रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो ट्रैश फाइलें अपने आप बनती चली जाती हैं, ठीक है, कचरा अपने आप, रिकॉर्ड को आप एक कचरा मानिए, ठीक है। एक समय के बाद हम उसको डिलीट कर देते हैं। मेन हमारा काम है, जब हम सब्जी बनाते हैं तो स्क्रैप हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। अब आप स्क्रैप को ज़्यादा महत्व दे दें और मूल चीज़ को आप महत्व ना दें तो फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, ठीक है। हम रिकॉर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, क्या हो रहा है उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। तो क्या किया जाए? अब देखिए होता क्या है कि अब इसमें क्या किया जाना चाहिए। इसमें सीधा सीधा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। कि अगर आपको ये पता लगाना है टीचर ने काम किया या नहीं किया, क्यों आप उससे रिकॉर्ड मांगते हैं? क्लास में जाइए, ठीक है। या हम बात कर लेते हैं इंस्पेक्शन की, ठीक है। इंस्पेक्शन तो होता ही है, आप लोग इंस्पेक्शन करते ही हैं, अधिकारी लोग इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। और उस समय बड़ा डर का माहौल रहता है, टीचर से रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं, टीचर बेचारा डरा हुआ है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स क्यों मांगने हैं? सीधा सीधा एक फरमान जारी कर दिया जाए कि भाई इंस्पेक्शन वाली टीम जो है या समीक्षा वाली टीम जो है आपके विद्यालय में आएगी, ठीक है, एक एक क्लास में जाएगी, एक एक बच्चे से। अब टीचर को पढ़ाते हुए क्या देखना है? मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है टीचर को पढ़ाते हुए देखने की। टीचर को अगर जज करना है तो पेरेंट्स जज करें और बच्चे जज करें, उसके अलावा कोई जज नहीं कर सकता, ठीक है। ना ही प्रिंसिपल जज कर सकता टीचर की टीचिंग को, और असल में तो उसकी टीचिंग को जज किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अगर समझना है तो पेरेंट्स और बच्चे एक टीचर को जितना बेहतर समझ सकते हैं तो उनसे आउटपुट्स लिए जाएँ। जिस दिन इंस्पेक्शन होता है पेरेंट्स को बुलाया जाए और पूछा जाए कि भाई ये शिक्षकों ने आपके बच्चों के लिए क्या किया। पेरेंट्स बताएंगे, उनकी मार्किंग दी जाए, जैसे टीचर का अपार मेंटेन किया जाता है। उसमें अधिकारी लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिसको पसंद करते हैं उसको हाई मार्किंग दे देते हैं,
जिसको पसंद नहीं करते, चाहे वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, उसने क्लास में खुद को झोंका हुआ है, ठीक है, किसी को 10 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 7 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टीचर का आकलन है, या होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीज़ बतानी है तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए पेरेंट्स का और बच्चों का। एक वोटिंग होनी चाहिए जिसमें वो स्टार दें कि इस टीचर को हम 5 स्टार देते हैं, इस टीचर को हम 4 स्टार देते हैं, इस टीचर को हम 3 स्टार देते हैं। ये पेरेंट्स दें और बच्चे दें, और ज़्यादा बड़ा हिस्सा उन्हीं का होना चाहिए। ज़रूरत नहीं है हालांकि इन चीज़ों की, मैं इस चीज़ में नहीं मानता। एक अच्छे शिक्षक को ना तारीफ़ की ज़रूरत होती है, ना अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है, ना उपहार की ज़रूरत होती है। वो आनंद में आके अपना काम करता है, अपनी खुशी से अपना काम करता है। इस तरह के ढोंग में कोई भी एक अच्छा शिक्षक नहीं जाना चाहेगा। ये जो अवार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, अब अवार्ड का भी मैं आपको बता देता हूँ। अवार्ड क्या होते हैं? अवार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। वो अवार्ड किस काम का? जो भीख मांग के लिया जा रहा है, आपको अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। पर चलिए, सिस्टम का एक पार्ट है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन खुद से अगर शिक्षक को चुना जाए तो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ हो जाएगी। खैर छोड़ दीजिए इसको, जो भी है। और अगर कोई अधिकारी है तो वो दावा कर भी सकता है। अगर कोई किसी को लगता है कि ठीक है कि मैं इस चीज़ का अधिकारी हूँ, तो दावा कर सकता है। इसमें बहुत से पर्सपेक्टिव हैं, इस पर हम नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि पेरेंट्स समझें शिक्षक कैसा है, बच्चे समझें, ठीक है। और अगर कुछ कमी है तो पेरेंट्स और बच्चे सुझाव दें, और तब इंसान कुछ करे। जैसा कि मैंने एक चीज़ आपको और बताई कि जो हमारे अधिकारीगण आते हैं वो रिकॉर्ड्स की जांच ना करके, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा क्लास में जाएं, बच्चों को पढ़वा के देख लें, बच्चों का न्यूमरेसी टेस्ट कर लें, बच्चों का लिटरेसी टेस्ट कर लें, और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बना दें, बात खत्म। अगर इतना सा मैसेज दे दिया जाए शिक्षक को कि भाई आपका कोई रिकॉर्ड नहीं चेक किया जाएगा, ठीक है, कुछ भी आपको हरासमेंट नहीं की जाएगी, हम आपकी क्लास में आएंगे और बच्चों को देख लेंगे और बच्चों से समझ लेंगे, वही हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे इंग्लिश है, अगर किसी को इंग्लिश आती है अच्छी बोलनी, ठीक है, हम उससे बात कर रहे हैं और उसने हमसे इंग्लिश में बात कर ली, बात खत्म। अब अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है इंग्लिश का कि मैंने तो 6 साल का, 5 साल का, 3 साल का इंग्लिश लर्निंग का कोर्स किया है, इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से किया है, ठीक है, और इंग्लिश उसको बोलनी नहीं आती, वो सर्टिफिकेट किस काम का? तो यही चीज़ है, कागज़ देखा जा रहा है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में। देखिए, प्रतिभा का इतना धनी देश, ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी विश्वविद्यालय यहाँ पर थे, जहाँ पे 10,000 शिक्षक हुआ कर 10,000 शिक्षार्थी हुआ करते थे, जहाँ के चौकीदार इंटरव्यू लिया करते थे, और जहाँ से विश्व के कोने कोने से लोग शिक्षा लेने आया करते थे, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का हमारी लापरवाहियों की वजह से क्या हाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रज्ञावान पुरुष नहीं है या फिर यहाँ पे बुद्धिजीवी नहीं हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ये चीज़ों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यही सब मैं आपसे कहना चाहूँगा, यही सब मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं चूक हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हम प्रैक्टिकल ना रह के गॉडी शॉवी, ठीक है, चीज़ों को शोकेस बनाना, दिखावे में ज़्यादा बिलीव करना, ठीक है, और डिंडोरा ज़्यादा पीटना, और चीज़ों को क्या कहते हैं फैंसी ज़्यादा दिखाना, इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक हम धरातल में नहीं आएंगे, चीज़ों को सिंपल नहीं बनाएंगे और प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तब तक चीज़ें मुश्किल ही बनी रहेंगी। चीज़ें बहुत आसान हैं, हम ही उनको मुश्किल बनाते हैं। जैसे क्योंकि एक आईएएस अधिकारी के ब्रेन की ऐसे ट्रेनिंग कर दी जाती है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि वो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं। अब आप किसी आईएएस अधिकारी से यूपीएससी के जो क्या होते हैं, वो जो एस्पिरेंट होते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, अगर आप उनसे कोई सिंपल सा भी सवाल पूछें, सिंपल सा भी आप उनसे सवाल पूछ लें कि सूर्योदय क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, या कोई भी आसान सा सवाल पूछ लें, उसका आसान सा जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जब किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछा जाएगा तो वो इतने लॉजिक्स में उसका दिमाग सोचने लग जाएगा कि सामने वाली चीज़ को मिस कर देगा, ठीक है, और चारों दिशाओं में अपने दिमाग को घुमाएगा। तो वही चीज़ हो रही है, चारों दिशाओं में हमारा दिमाग घूम रहा है, ठीक है, हमें सामने की चीज़ नज़र नहीं आ रही है क्योंकि हमारा ध्यान चारों तरफ बटा हुआ है। आपको यहाँ भी देखना, यहाँ भी देखना, ऊपर भी देखना, नीचे भी देखना। आपने देखा जब हमारा दिमाग बटा हुआ होता है तो हमारे सामने कोई चीज़ रखी रहती है, उसे हम नहीं देख पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं,
और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन मेरा मेन फोकस आज एजुकेशन को लेके था। जो मौजूदा हाल एजुकेशन का है उसको लेके था, उसके ऊपर बात करना था। तो उसी विषय पर मैंने बात की। आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।